अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 17 अप्रैल 2024 बुध का दिन है। दो अहम दरख्वास्तें आज दायर की हैं और वो क्या अहम दरख्वास्तें हैं। बहुत से लोगों का गिला था कि मफाद आमा में आजकल बहुत स्लो, तो मफाद आमा तो मैं तो शुरू से ही कर रहा हूँ। कुछ चीज़ों को जो गैप रहा 9-10 महीने का मुल्क से बाहर, उसके बाद चीज़ों को मैं स्ट्रीमलाइन कर रहा हूँ, उस पर गुफ्तगू होगी। और IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। हतमी शक्लों हतमी जलसों की जो ना शक्ल दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बिजली की कीमतों में फिर इजाफे की तैयारी है। फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं, ये ख्वाजा आसिफ कहते हैं। परवेज़ लाई का पोलिंग एजेंट्स को हरासा करने के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू। अली मीन गंडापुर की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी में 27 अप्रैल तक तोसी। और जो मैंने काम किया है वो उससे पहले उमर सरफराज चीमा ने जना, उसके बाद गिलाओ झराओ का मुकदमे का जेल ट्रायल चैलेंज कर दिया है। पेट्रोलियम की जो हालिया कीमतों में इजाफा हुआ उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जी। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल मैंने चैलेंज किया। और साथ ही दूसरा जो है मैं मखसूस नशिस्तों का और सेक्शन 215 के हवाले से पहले ज़रा गुफ्तगू इसी पे ही कर ले। पेट्रोलियम की कीमतें आपको पता है बढ़ा दी हैं और बग़ैर कोई जस्टिफिकेशन के अब बढ़ाएँ, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन पेट्रोलियम की कीमतें जैसे आप देखें ना, मिसाल के तौर पर बिजली की कीमतें हैं, उसका टैरिफ डिटरमिन होता है, बाकायदा हेयरिंग होती है और उसके बाद टैरिफ डिटरमिन। यानी पेट्रोलियम की यहाँ कीमतों का अपने प्लेट्स पे क्या हुआ, क्या कीमत मुकर्रर हुई, किस तरह मार्केट में आई, कितने का लिया, और इतना बड़ा घपला है इसमें, कोई तवज्जो नहीं। लेकिन वजह है कि यहाँ पैसे बनाए जा रहे हैं, वो PSO की शक्ल में हो या और किसी की शक्ल में हो। इंपोर्ट पे जितना पैसा और लो क्वालिटी पेट्रोल, ये भी मैं बता दूँ, इस पर बड़ी चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब जब यहाँ थे तो उस वक्त मैंने बड़ी पटिशन दायर करके ये लो क्वालिटी पेट्रोल पे भी मैंने ऑर्डर्स दिए थे कि यह ध्यान रखेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं तो कोशिश यही है मेरी कि ये, और इसमें सेल्स टैक्स जो उतार चढ़ाव हुआ है उसका, वो बड़ा तकलीफ़देह है, वो भी हम चैलेंज करते रहता हूँ मैं, ताकि चीज़ें सामने आए। अगला जो अहम मामला है अब्दुल्ला मलिक के केस के अंदर एक जल्दी समाअत की दरख्वास्त दे रखी है। काफ़ी लंबी और लेंथी दरख्वास्त है। ये ज़रा आप समझाने के लिए, ये एक ऐसा केस है, अगर इस केस का फ़ैसला हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड पे आ जाती है, लेकिन इसका फ़ैसला नहीं किया जा रहा। लाहौर हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस पता नहीं क्यों नहीं दरखास्तों को लगा रहा ये मामला, और मैं जनवरी से लगा हुआ हूँ इसमें। सबसे पहला फ़ैसला जो है ना, जैसे शायद बिलाल हसन का था, उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब सी तशरीह कर दी। उन्होंने सियासी जमात को एसोसिएशन बना दिया। सियासी जमात आर्टिकल 17 जो है उसके सब आर्टिकल 2 के तहत है, सियासी जमात को डील करता है। और 17(2) के तहत ये बात है, कोई सियासी जमात मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ अगर वो काम करे तो उसको डिज़ोल्व कर दिया जाता। डिज़ोल्व का तरीका, वफाकी हुकूमत पहले ऑर्डर पास करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसे फाइनल कर, ये यानी इतना सख्त क्राइटेरिया दिया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इसी सेक्शन को सामने रखते हुए एक एक्ट बना, इलेक्शन एक्ट। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 215 डाल दिया कि पार्टी का सिंबल ले लिया जाए। अब अगर फ़र्ज़ करें इलेक्शन में कोई गड़बड़ हुई तो सिंबल कैसे ले लें आप? तो पार्टी का वजूद ख़त्म कर दिया आपने। सबसे पहला काम जो मैंने चैलेंज किया, और ये मैंने पहले भी चैलेंज किया था लेकिन मुझे रोक दिया गया जिन दिनों पेशावर हाई कोर्ट में चल रहा था कि पेशावर हाई कोर्ट में मामला ये चल रहा है, ये वहाँ चले। अगर उस वक्त मैं लेके जाता तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के पास ये मामला था और उन्होंने इसके ऊपर कोई ना कोई वर्डिक्ट आ जाना था, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने जनवरी में चैलेंज कर दिया। मैंने इमरान खान साहब को भी बताया कि मैंने ये चैलेंज कर दिया। उस पर वो बहुत खुश हुए कि ये वाला मामला मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाया जाए। वो फैसला दे दिया जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने। मैंने चैलेंज कर दिया इंट्रा कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफ़ी और जस्टिस सुल्तान तनवीर के पास। अब जस्टिस अली बाकर नजफ़ी जब से ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद ये इस निगरान हुकूमत और बाकी ये सारे केसेस सुनते हैं। मुझे परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं करनी है, लेकिन रिकॉर्ड स्पीक्स इटसेल्फ। अब इसमें कुछ मैंने बहस किया और अल्टीमेटली 29 फरवरी को बहस हो गई और असुलियत में जजमेंट रिज़र्व होनी चाहिए थी। कब ख़त्म हो गई हियरिंग और जजमेंट रिज़र्व कोई ना सुनाई गई। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात थी कि ये फ़ैसला अगर सुन लिया है, या तो आप तारीख डालें या जजमेंट रिज़र्व कर दी, तो लिखे जजमेंट रिज़र्व का सिस्टम में कोई नहीं आ रहा था। फिर क्या किया मैंने,
एक और आइनी दरख्वास्त दायर की, लेकिन वो ज़रा उससे मुख्तलिफ थी। उसमें सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट का जो कह रहा था कि मखसूस नशिस्तें मिलेंगी जो पार्टी सिंबल और रूल 94 ऑफ द इलेक्शन रूल्स के तहत, यानी अगर आपके पास इलेक्शन सिंबल नहीं है तो मखसूस नशिस्तें आपको मिल नहीं सकेंगी, ये कहा गया। अच्छा, ये बड़ी एक तकलीफ दह बात थी कि ये कैसे हो सकता है, आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी। अच्छा, ये दरख्वास्त दायर की, ये दरख्वास्त लगी 18 मार्च से पहले, कोई डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो कहा गया कि जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसके साथ इसको समाअत के लिए रख देते हैं। ज़ुबानी तो यही कहा गया, लेकिन 18 मार्च को अकेली वो नई दरख्वास्त लगी, उसे जज साहब छुट्टी पे चले गए। एक और आइनी दरख्वास्त दायर की थी और वो 19 को लग गई उस बेंच के सामने। उस वक्त बेंच तब्दील हो गया, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू थे। पूरी मैंने बहस कर दी, मैं लटकाता नहीं हूँ केसेस को, मैं नहीं लटकाता केसेस को, मैंने उस दिन सारी बहस कर दी। बहस करके उसमें भी जजमेंट रिज़र्व होगी, लेकिन इसमें भी जजमेंट रिज़र्व का नहीं आया। अब ये सारे मामले जो है ना ये पेंडिंग रहे। फिर इन बिटवीन एक और आइनी दरख्वास्त दायर की अब्दुल्ला मलिक की तरफ से, उसमें सारे में मामले इकट्ठे ले आया, सेक्शन 215 भी, 104 भी, रूल 94 भी, और ताकि आर्टिकल 17 से मुतसादम है वो लगी जनाब जस्टिस चौधरी इकबाल साहब के पास। जस्टिस चौधरी इकबाल साहब ने मैंने उन्हें बताया कि मेरा ज़रा केस ज़रा मुख्तलिफ है और मेरे इस केस में जो मामलात हैं वो इंट्रा कोर्ट अपील में साथ चल रहे हैं और ये अलहदा मामला है। इस पे उन्होंने केस ट्रांसफ़र कर दिया और कहा कि वही जज साहब सुने। अब सवाल ये था कि ये जो मामला था ये जस्टिस आबिद अज़ीज़ शेख साहब के पास चला गया। जस्टिस आबिद अज़ीज़ शेख साहब ने इस मैटर को सुना, फिर ये मामला आ गया। ये यार ये काट देना, ये लफ्ज़ जो है ना, ये सारे अपना क्या नाम है रज़ा, यार ये लफ्ज़ काट देना, ये दोबारा शुरू करने लगा हूँ। यानी वहाँ से जो कहा गया ना कि ये मामला जस्टिस चौधरी इकबाल ने, ये सारा छोड़ देना। इतना ये जो केस था ये अल्टीमेटली जस्टिस राहील जो चौधरी इकबाल साहब के पास आया। जस्टिस चौधरी इकबाल साहब रोस्टम चेंज हुआ तो जस्टिस राहील कामरान शेख, और पहले दिन ही मैंने कहा कि ये मामला लार्जर बेंच बनना चाहिए। मेरी बात मान ली कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से भी पटिशन आई थी और ये मामला 25 मार्च को लार्जर बेंच के लिए कह दिया गया। लार्जर बेंच तश्कील हो गया और उसकी सरबराही जस्टिस आबिद अज़ीज़ शेख, जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शबीर और जस्टिस राहील कामरान शेख। और इसकी डेट जो है ना वो जस्टिस आबिद अज़ीज़ शेख साहब के पास गए, उनके कोर्ट को बताया, उनके पीए ने बताया कि 16 अप्रैल से पहले ट्रायल अपना रोस्टर आता है। रोस्टर में 2 जज, अभी सुना ही नहीं है, लार्जर बेंच बैठा ही नहीं, उससे पहले 2 जजेस की ट्रांसफ़र हो गई। जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शबीर भी यहाँ नहीं लाहौर बेंच में, और ना ही जस्टिस राहील कामरान शेख। अब मैंने उससे पहले मैंने रजिस्टर चीफ साहब को दरख्वास्त लिखी। मैंने कहा जी ये ना को डेटें आती हैं ना पता है, मैंने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई की, मुझे सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई दें। लाहौर हाई कोर्ट का रजिस्टर ऑफिस मुतफरक दरख्वास्तें देते हैं, वो लगाता नहीं है। उसका ये एक फ़ायदा ये हुआ कि ना 16 अप्रैल वाले दिन ही नोटिस अपना मैसेज आ गया कि ये 14 मई तक तो सारा तो निज़ाम ही सारा ख़राब हो गया। यानी जो मामला चैलेंज करने वाला था ये तो दिनों के अंदर डिसाइड हुआ। मैं तो डेट ही नहीं कोई की इस सारे मसले के अंदर। फिर दोबारा ख़त लिखा, लेकिन ना रजिस्ट्रार ऑफिस सुनने के लिए तैयार है ना कोई और करने के लिए तैयार है। तो इसलिए आज एक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी है कि जल्दी समाअत कर लें इसको। लार्जर बेंच नया 2 जजेस नहीं है यहाँ, सुना ही नहीं। या तो सुना हो ना, या तो सुना होता तो फिर बात समझ में आती। जब सुना ही नहीं है तो फिर लार्जर बेंच नया कॉन्स्टिट्यूट होगा ना इसमें वो लार्जर बेंच वो तो नहीं है, 2 जजेस नहीं है यहाँ, इसका मतलब ये ना सुना जाए। अब अल्टीमेटली मैं साथ अब क्या कर रहा हूँ, आज मैंने अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दे दी है, ये मेरी आखिरी कोशिश है। उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) में पटिशन लेके जाने लगा हूँ पहले। और ये सारे हालात और वाक़यात चूँकि चीफ जस्टिस ने, मुझे याद है लाहौर हाई कोर्ट में वो लैचिस पे एक इलेक्शन के मैटर पे कहने आप आए क्यों नहीं, वो लाहौर हाई कोर्ट फैसला देता तो मैं आता ना।
तो अब मैं उसी चीज़ को सामने रखते हुए, उनके वो रिमार्क्स को सामने रखते हुए, मैं अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का इरादा भी रखता हूँ कि ये आर्टिकल सेक्शन 215 जो है ये आइन से मुतसादम है। आगे चलते हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारी हो गई है और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है ना, 1 माह के लिए बिजली ₹2.94 यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दी गई है। उसके बाद के लिए मुकर्रर की जाएगी। फरवरी की एडजस्टमेंट नेपरा ने बिजली ₹4.92 फी यूनिट महंगी की थी, जबकि जनवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹7.06 फी यूनिट। तो बिजली आप देख लें, आपके हाथ से निकल चुकी हुई है, आपके हाथ में नहीं है और ये आपके हाथ से बहुत आगे चली गई हुई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में जलसों की मनसूबों की हतमी शक्ल दे दी है। 21 अप्रैल से बाकायदा जलसों का आगाज़ किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जलसे पंजाब में करेगी और हम अमाद अदर को तहरीक ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से बाकायदा तहरीक का आगाज़ किया जाएगा और वकला की बड़ी तादाद को भी शिरकत करेगी। अली मीर गंडापुर सरबराही करेंगे KPK में, सिंध से अलीम आदिल शेख करेंगे और बानी चेयरमैन की रिहाई और आइन की बहाली तक ये जो है ना मुकम्मल तहरीक जो है वो जारी रहेगी। अब ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट दिया है शेर अफजल मरवत ने, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं हमारे, और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब भी हुकूमत गिराने में शामिल था। अब ये दावा कि अमेरिका के साथ साथ उन्होंने कहा जी सऊदी अरब भी शामिल था, और कि पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान के अमेरिका को बलूचिस्तान में 2 अड्डे दे दिए हैं। अब ये सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब तक नॉलेज में होना चाहिए, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मामला बड़ा एक सीरियस मामला है जो अब सामने आ गया है। सच्चाई क्या है या नहीं है वो बेहतर बता सकते हैं शेर अफजल मरवत इस बारे में। मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।